होम क्लासेस में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं यूपी बोर्ड के लिए जो नई सीरीज बन रही है, जिसमें सारे महत्वपूर्ण बहुविकल्पी, अति लघु और लघु उत्तरीय क्वेश्चन का कलेक्शन दिया जाएगा, जिससे आपकी बोर्ड के एग्ज़ाम की तैयारी बहुत बेहतरीन ढंग से हो सके। तो जो आज का चैप्टर है वह है मानव जनन। इसके पहले हम लोगों ने पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन के सारे क्वेश्चन अच्छे से कर लिए थे। आज हम शुरू करते हैं मानव जनन, ह्यूमन रिप्रोडक्शन। तो इसमें जो पहला जो क्वेश्चन है वो आप देख रहे होंगे, जरायुज किसे कहते हैं? जरायुज और सजीव प्रजग। तो ऐसे जंतु जो क्या होते हैं, किसको? ऐसे जंतु जो अंडे को जन्म देते हैं, अंडे देते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? जरायुज। इंग्लिश में कहें तो ओविपेरस कहते हैं। तो ये बहुत आसान क्वेश्चन था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, प्रत्येक वृषण में कितने वृषण पालिकाएं पाई जाती हैं? जिसको हम क्या कहते हैं? टेस्टिकुलर लोब्यूल। प्रत्येक वृषण में कितनी पालिकाएं पाई जाती हैं? अगर हम बात करते हैं वृषण के स्ट्रक्चर की, संरचना की बात करते हैं, तो आप फिगर में देख रहे होंगे ये वृषण की संरचना है। उसमें जो पतली पतली धारियाँ इस तरीके से नलिकाएं लगी हुई हैं, वही नलिकाएं क्या कहलाती हैं? इनको हम कहते हैं शुक्रजनक नलिकाएं, जिनको सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स कहते हैं। ये वृषण नलिकाएं छोटे छोटे लोब्यूल पालिका में लोब में पाए जाते हैं, उन्हीं को हम क्या कहते हैं? टेस्टिकुलर लोब्यूल, वृषण पालिकाएं। ऐसे आप समझिए ये एक वृषण हो गया। तो वृषण में इस तरीके से जो छोटे छोटे ये खाने बने हुए हैं, इन्हीं को हम क्या कहते हैं? वृषण पालिकाएं। इनकी संख्या प्रत्येक वृषण में कितनी होती है? इनकी संख्या प्रत्येक वृषण में 250 होती है लगभग। एक टेस्टिस में, इसी तरीके से दूसरे टेस्टिस में कितनी हो जाएगी? 250, 500 होती है। अगला क्वेश्चन नंबर 3, शुक्राणुओं का निर्माण वृषण में कहाँ होता है? तो अभी बात हुई कि जो शुक्राणु यानी स्पर्म होते हैं, इनका निर्माण जो वृषण पालिकाएं होती हैं, लोब्यूल होती हैं, उसमें पतली पतली नलिकाएं होती हैं, जिनको हम क्या कहते हैं? शुक्रजनक नलिका, शुक्रजन नलिकाएं, जिनको इंग्लिश में हम क्या कहते हैं? सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स। तो शुक्र जनक नलिकाएं, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स, इसका ये जवाब है कि यहीं पे किसका निर्माण होता है? शुक्राणुओं का निर्माण होता है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4, शुक्राणुओं में कौन सी कोशिकाएं पोषण देती हैं? शुक्राणुओं का निर्माण कहाँ हो रहा है? टेस्टिस में। टेस्टिस में भी कहाँ? शुक्रजनक नलिका के अंदर। तो उनको वहाँ पे पोषण कौन देता है? न्यूट्रिशन कौन देता है, जिससे शुक्राणु बहुत तेज़ी से वृद्धि करते हैं? तो यह आपको बता दें, जो सर्टोली सेल्स होती हैं वह उनको पोषण देती हैं, इसीलिए उनको नर्स सेल भी कहते हैं। ध्यान से समझिएगा, शुक्राणु को पोषण देने का काम कौन करता है? सर्टोली कोशिकाएं करती हैं। इनको हम नर्स सेल भी कहते हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, वृषण की कौन सी कोशिकाएं हार्मोन्स निकालती हैं? ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। नीट में भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि वो कौन सी कोशिकाएं होती हैं जो टेस्टिस से हार्मोन्स निकालती हैं, जो हेल्प करती हैं। अच्छा, इस हार्मोन्स का प्रभाव क्या होता है? पहले हम आंसर देख लेते हैं, फिर हार्मोन्स के प्रभाव पे चर्चा करते हैं। जो टेस्टिस होता है, अगर उसके हम बात करते हैं शुक्रजनक नलिका, जो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स है, उसके अगर सेक्शन को, अगर हम उस नलिका को काट देते हैं, तो उस नलिका को काट देने पे इस तरीके से फिगर होता है। तो यहाँ पे देखिएगा, नलिका के अंदर जो कोशिकाएं होती हैं उनको सर्टोली सेल कहती हैं, जो पोषण दे रहे हैं शुक्राणु के। उसके बाहर दो नलिकाओं के बीच में अंतराली कोशिकाएं पाई जाती हैं, जिनको लीडिंग सेल भी कहते हैं। तो अंतराली कोशिकाएं या लीडिंग सेल्स होती हैं, जो वही क्या करती हैं? हार्मोन स्रावित करती हैं। और वो कौन सा हार्मोन्स होता है? एंड्रोजन। और एंड्रोजन में एक खास हार्मोन्स होता है जिसको हम कहते हैं टेस्टोस्टेरॉन। टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन्स का काम क्या होता है? तो बात करें तो वह जो मेन, आपको भी पता है, जो द्वितीय लैंगिक कैरेक्टर उत्पन्न होते हैं किसी भी लड़के या लड़के में, मूंछ आना, दाढ़ी आना और मसल्स पैदा होना, कंधा चौड़ा होना, आवाज़ भारी होना, ये सब टेस्टोस्टेरॉन यानी एस्ट्रोजन हार्मोन्स का काम होता है, जिससे ये द्वितीय लैंगिक लक्षण प्रकट होते हैं। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 6 है, मानव नर जनन अंग की सहायक ग्रंथियों के नाम बताएं। तो यहाँ पे मानव जनन अंग आपको दिख रहा होगा। ये मानव जनन अंग क्या है? इस फिगर में आप देखिएगा तो यहाँ पे एक बहुत बड़ी सी ग्रंथि है
जिसको क्या कहते हैं, शुक्राशय। और शुक्राशय के जस्ट नीचे पुरस्थ ग्रंथि है जिसको प्रोस्टेट ग्लैंड कहते हैं, और प्रोस्टेट ग्लैंड के नीचे बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड है। और यही 3 ग्रंथियां जिनको हम काउपर ग्लैंड भी कहते हैं, यही 3 ग्रंथियां नर जनन अंग की सहायक होती हैं। तो एक चीज़ आपको जरूर बता दें कि बोर्ड एग्जाम में नर जनन अंग और मादा जनन अंग का सचित्र वर्णन करने को आ जाता है। तो ये लॉन्ग क्वेश्चन, इसको आप तैयार कर लीजिएगा। इसके लिए मैं वीडियो जरूर जल्द से जल्द पूरी क्लास लूँगा, उसमें सारी वीडियो आएगी। अब है क्वेश्चन नंबर 7 वृषण के, क्वेश्चन नंबर 7 को हम लोग देखते हैं। वृषण के 2 प्रमुख कार्य बताइए। वृषण यानी टेस्टिस के सबसे 2 महत्वपूर्ण कार्य आपको बताना है। तो पहला कार्य क्या होता है, इसमें नर युग्मक का निर्माण होता है जिसको हम क्या कहते हैं, शुक्राणु। और वो भाग लेते हैं किसमें, निषेचन में। बिना शुक्राणु के नर जनन अंग में ये बिना इसके जनन संभव नहीं है। तो शुक्राणुओं का निर्माण कहाँ होता है, वृषण में होता है। दूसरा, ये द्वितीय लैंगिक लक्षणों के लिए क्या करती हैं, यहाँ पे अंतराली कोशिकाएं हार्मोन्स निकालती हैं जिसको एंड्रोजन कहते हैं, और एंड्रोजन के कारण द्वितीय लैंगिक लक्षण प्रकट होते हैं। अब अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 शुक्राणु जनन किसे कहते हैं। संक्षेप में शुक्राणु जनन को समझाएं। तो आपको बता दें शुक्राणु जनन होता कहाँ पे है, शुक्राणु जनन होता है शुक्र जनक नलिका में जिसको सेमनीफेरस ट्यूब्यूल कहते हैं। यह पाई कहाँ जाती हैं, यह पाई जाती हैं टेस्टिस में, वृषण में। अब होता क्या है कि जो शुक्राणु जनक नलिकाएं होती हैं उनमें एक होती हैं जिनको हम कहते हैं शुक्र जन कोशिकाएं। क्या कहते हैं, शुक्र जन कोशिकाएं। और ये कोशिकाएं को बोलते हैं स्पर्मेटोगोनिया। ये स्पर्मेटोगोनिया क्या करते हैं, शुक्राणु का निर्माण करने में सहायक है। होता क्या है, शुक्रजन में क्या होता है, जो समसूत्री विभाजन होता है, ध्यान से समझिएगा। स्पर्मेटोगोनिया बहुत सी बन जाती हैं, उसके बाद उसमें समसूत्री विभाजन होता है जिससे प्राथमिक शुक्राणु कोशिकाओं का निर्माण होता है। तो क्या होता है, इसके बाद जैसे विभाजन होगा, ये ध्यान से समझिएगा, ये डिप्लॉयड होती हैं। और जब इनमें समसूत्री विभाजन को इंग्लिश में हम कहते हैं मियोसिस। जैसे मियोसिस होता है तो मियोसिस होने के बाद क्या बनते हैं, प्राथमिक शुक्राणु कोशिकाएं बनती हैं। और ये प्राथमिक शुक्राणु कोशिकाओं को इंग्लिश में कहते हैं प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स। ये कोशिकाएं होती हैं। यहाँ तक कोशिकाएं क्या होती हैं, डिप्लॉयड होती हैं। ध्यान से समझिएगा कि स्पर्मेटोगोनिया होती हैं, स्पर्मेटोगोनिया से बनती हैं प्राथमिक शुक्राणु कोशिकाएं जिनको हम प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स कहते हैं। अब ये तैयार हो जाती हैं क्या करने के लिए, अर्धसूत्री विभाजन जिसको मियोसिस कहते हैं। और ये विभाजन बहुत महत्वपूर्ण है, इसी में ये कोशिकाएं द्विगुणित से क्या हो जाती हैं, अवगुणित यानी हैप्लॉयड हो जाएंगी। बिना अर्धसूत्री विभाजन के अगुणित अवस्था संभव ही नहीं है। अर्धसूत्री नाम से ही अर्ध माने आधा और सूत्र माने गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है। तो इससे क्या हो जाते हैं, इससे बनती हैं द्वितीय शुक्राणु कोशिकाएं। जो प्रथम, आपको भी ध्यान पता होगा या नहीं जानकारी तो बता दें, अर्धसूत्री विभाजन 2 चरणों में पूरा होता है। एक अर्धसूत्री विभाजन प्रथम और दूसरा अर्धसूत्री विभाजन सेकेंड। तो यहाँ पे हम बात करते हैं अर्धसूत्री विभाजन प्रथम। अर्धसूत्री विभाजन प्रथम में जब पूरा हो जाता है तो उससे 2 कोशिकाएं बनती हैं और दोनों क्या कहलाती हैं, द्वितीय शुक्राणु कोशिकाएं। क्या कहलाती हैं, द्वितीय शुक्राणु कोशिकाएं। और ये द्वितीय शुक्राणु कोशिकाएं, इनको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स। अब ये बन गई। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि ये जो कोशिकाएं हैं अब क्या हो जाती हैं, अगुणित हो जाती हैं, हैप्लॉयड हो जाती हैं। अब यहाँ पे जैसे सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स बनता है, फिर यहाँ पे एक और विभाजन पूरा होगा। अब अर्धसूत्री विभाजन सेकेंड, यहाँ द्वितीय अर्धसूत्री विभाजन पूरा होगा। अब यहाँ पे ये 2 कोशिकाएं बनी थी, अब 2 से कितने बनेंगे, 4 कोशिकाएं, और इनको हम क्या कहते हैं, शुक्राणु प्रसूप।
इनको क्या कहते हैं, जो अब कोशिकाएं बनती हैं उनको कहते हैं शुक्राणु प्रसु। शुक्राणु जो प्रसु होते हैं ये, इनको हम क्या कहते हैं, स्पर्मेटिड्स। क्या कहते हैं, स्पर्मेटिड्स। जो स्पर्मेटिड होते हैं इनकी संख्या 4 होती है और यह क्या होते हैं, अगुणित होते हैं, n होते हैं। फिर से ध्यान से समझते हैं। शुक्रजनक नलिका में क्या पाई जाती हैं, स्पर्मेटोगोनिया। स्पर्मेटोगोनिया में समसूत्री विभाजन होता है। जो कोशिकाएं तैयार हो जाती हैं अर्धसूत्री विभाजन के लिए उनको प्राइमरी शुक्राणु कोशिकाएं, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स कहते हैं। और प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स के बाद अर्धसूत्री विभाजन प्रथम होता है जिससे द्वितीय स्पर्मेटोसाइट्स बनती हैं। ये क्या होते हैं, डिप्लॉयड होती हैं, बट ये क्या हो जाती हैं, हैप्लॉयड हो जाती हैं यहाँ पे। और फिर अर्धसूत्री विभाजन सेकेंड होता है और जिससे शुक्राणु प्रसु यानी स्पर्मेटिड्स का निर्माण होता है। फिर यही स्पर्मेटिड्स पोषण लेके क्या हो जाती हैं, स्ट्रांग हो जाती हैं और फिर यही स्पर्म में यानी शुक्राणु में तब्दील हो जाती हैं, जिसको स्पर्मिएशन कहते हैं। अगर आपको ये फिगर जो दिख रहा है, इस फिगर में ध्यान से देखिएगा, ऊपर स्पर्मेटोगोनिया, फिर क्या हुआ, उससे प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स बनी, फिर उसमें मियोसिस फर्स्ट हुआ, तो मियोसिस फर्स्ट होने के बाद सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स बनी और फिर उसके बाद लास्ट में स्पर्मेटिड्स का निर्माण हुआ जिनकी संख्या 4 होती है। अब शुक्र जनन को प्रेरित करने के लिए पीयूष ग्रंथि से कौन से हार्मोन्स निकलते हैं। तो ध्यान से समझिएगा कि पीयूष ग्रंथि कहाँ पाई जाती है, मस्तिष्क में पाई जाती है, ऊपर ब्रेन में। शुक्र जनन के लिए पीयूष ग्रंथि यानी पिट्यूटरी ग्लैंड से कौन से हार्मोन्स निकलते हैं। तो ये चीज़ बहुत महत्वपूर्ण है कि जो पीयूष ग्रंथि होती है उसके अग्रभाग से 2 हार्मोन्स निकलते हैं। एक हार्मोन्स होता है, इसको 2 हार्मोन्स निकलते हैं। जो पीयूष ग्रंथि होती है, पीयूष ग्रंथि से 2 हार्मोन्स निकलते हैं। एक हार्मोन्स निकलता है जिसको हम क्या कहते हैं, LH हार्मोन्स कहते हैं, और दूसरा क्या होता है, FSH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स, और दूसरा फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स, 2 हार्मोन्स निकले, LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स और दूसरा FSH। ये दोनों हार्मोन्स क्या करते हैं, शुक्राणु जनन को प्रेरित करते हैं। ये है LH क्या करता है, LH मोटिवेट करता है किसको, लीडिंग कोशिकाओं को, और जो लीडिंग कोशिकाएं जब प्रेरित हो जाती हैं तो ये क्या, एंड्रोजन नामक हार्मोन्स का स्रावण करती हैं। और FSH किसको प्रेरित करता है, सर्टोली सेल को, जो ज़्यादा से ज़्यादा पोषण प्रदान करते हैं, किसको, शुक्राणु को प्रदान करती हैं, जिससे उनका विकास बहुत अच्छे तरीके से हो जाए। यहाँ पे ये 9 क्वेश्चन हो चुके हैं जो मेरे लिए जो मैंने छांटे थे और कुछ यूपी बोर्ड एग्जाम में आए थे। आपको ये कैसा लगा, ये फर्स्ट पार्ट था, इसका सेकेंड पार्ट हम आगे और बनाएंगे। और जैसा भी आपको लगा वीडियो ज़रूर बताइएगा, कमेंट कीजिएगा। और इस चैप्टर के जो नोट्स हैं वो सारे PDF आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएंगे। थैंक यू।